नमस्कार। गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का लोअर पीसीएस का जो कंप्यूटर वाला सीरीज चल रहा है उसमें जो सलेबस है हम लोग एकदम सलेबस के अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन सलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं उस पर डिस्कस करते हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को देख के चल रहे हैं। आज हम लोगों का जो क्लास है आपके सलेबस में सीधे सीधे एक शब्द लिखा हुआ है साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा क्या होता है और यहां से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हम लोग आज उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग साइबर सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें दो तीन शब्दावली हैं, जैसे साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या होता है? तो कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की दुनिया का जो है एक तरीके से संपूर्ण जो संसार होता है, जो वर्चुअल संसार होता है, इसको साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हैं जितने भी डिजिटल वर्ड हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हैं, इंटरनेट से चलते हैं, ये पूरा क्या है? ये साइबर स्पेस है। अब दूसरा शब्दावली आता है साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर उपकरणों का उपयोग करके, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इनका उपयोग करके जो है साइबर स्पेस में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपराध करना, चोरी करना, इसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। यानी साइबर स्पेस में किया गया कोई भी अवांछित कार्य साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर सुरक्षा, इसी साइबर जो क्राइम होता है साइबर स्पेस में, इससे जो है एक तरीके से सुरक्षा साइबर सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे तीन शब्द थे, इसको हम लोगों ने देख लिए कि साइबर स्पेस क्या होता है। तो ये संपूर्ण डिजिटल वर्ल्ड साइबर स्पेस होता है। साइबर अपराध क्या होता है? इस साइबर स्पेस में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग करके जो भी अपराध किया जा रहा है वो साइबर अपराध होता है। और साइबर सुरक्षा यानी इसी साइबर स्पेस की सुरक्षा को साइबर सुरक्षा कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि जो साइबर क्राइम हमने पढ़े, तो साइबर क्राइम में कुछ शब्दावली आते हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो हम लोग उनको देखेंगे कि साइबर क्राइम के तहत कौन कौन से शब्द हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है मालवेयर। ठीक है, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि मालवेयर क्या होता है। ठीक, तो मालवेयर कोई अलग वायरस नहीं है, इसका अर्थ है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मालवेयर का फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अर्थात ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये द्वेषपूर्ण जो है कई वायरस समूह या कई अवांछनीय पदार्थों या उसका प्रोग्राम होता है। नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको मालवेयर कहा जाता है। याद रखिएगा, मालवेयर किसी एक के लिए यूज नहीं होता, ये सामूहिक रूप से वह प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर या साइबर स्पेस को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो मालवेयर में क्या क्या आते हैं? तो वायरस आता है, वर्म आता है, ट्रोजन हार्स आता है, स्पाईवेयर आता है और रैंसमवेयर। ये सामूहिक रूप से मालवेयर कहलाते हैं। ठीक, लेकिन अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बनता है कि वायरस क्या है, वर्म क्या है, ट्रोजन क्या है, स्पाईवेयर क्या है, रैंसमवेयर क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि वायरस क्या है। तो वायरस एक तरीके से द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? द्वेषपूर्ण, जो कि किसी फाइल के माध्यम से, यानी कि अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल या कोई अन्य चीजें भेज रहे हैं, कोई डाटा या सूचना भेज रहे हैं, तो उसके साथ वायरस को भी भेज दिया जाता है और ये जिस कंप्यूटर में पहुंचता है वहां पे फाइल को नष्ट कर देता है या कंप्यूटर के कार्य गति को धीरे कर देता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। तो यहां पे याद रखिएगा, यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। किसी वैध प्रोग्राम या दूसरी फाइल के साथ चिपककर यह अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वायरस का कि यह किसी वैध प्रोग्राम या दूसरी फाइल के साथ ही हमेशा जाता है। ठीक,
कंप्यूटर में घुसकर फाइलों को खराब कर देता है, उसकी कार्यगति को प्रभावित करता है। तो वायरस क्या है? अब वर्म क्या है? अच्छा, इसको एक एग्जांपल के तहत आप और समझ लीजिए कि वायरस जो होता है, जैसे हम लोगों का शरीर होता है, तो जब वायरस से हम लोगों का शरीर प्रभावित होता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी वायरस होता है। ये जैसे ही कंप्यूटर में प्रवेश करेगा, कंप्यूटर बीमार पड़ जाता है। वर्म क्या होता है? वर्म का सीधा सा मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। तो वर्म एक तरीके से सॉफ्टवेयर, अवांछित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जो कि कंप्यूटर में सीधे प्रवेश कर जाता है या नेटवर्क में सीधे प्रवेश कर जाता है, और ये अपनी ढेर सारी प्रतिलिपि बनाकर जो है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो वर्म जो है, जैसे यहां पर मैंने देखा था कि ये किसी फाइल या किसी प्रोग्राम के साथ प्रवेश करता है, जबकि वर्म क्या है? ये डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है नेटवर्क में और नेटवर्क को हानि पहुंचाता है। किसी फाइल से जुड़े बिना अपने आप पूरे नेटवर्क में फैल जाता है या सिस्टम में अपनी कॉपी भी बना लेता है और ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो यहां से दोनों के अंतर से क्वेश्चन बनते हैं कि फाइल के साथ कौन जो है प्रवेश करता है, तो वायरस। बिना फाइल के डायरेक्ट कौन प्रवेश करता है, तो वर्म। और दोनों क्या है? एक तरीके से वायरस हैं, कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं यहां पर ट्रोजन हॉर्स। साइबर स्पेस को ट्रोजन हॉर्स भी प्रभावित करता है। यह भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है एक तरीके से कंप्यूटर या नेटवर्क को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ठीक। यह एक ऐसा हानिकारक प्रोग्राम है जो किसी उपयोगी या आकर्षक सॉफ्टवेयर के रूप में छिपकर कंप्यूटर में प्रवेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो आप समझिएगा, यह हानिकारक प्रोग्राम होता है जो किसी उपयोगी या आकर्षक सॉफ्टवेयर के रूप में छिपकर कंप्यूटर में प्रवेश करता है। सिंपल सा मतलब समझिए, ये कैसे प्रवेश करता है? ये जब भी कोई हम लोग मोबाइल पे मान लीजिए कोई गेम हम डाउनलोड करते हैं या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उस गेम या एप्लीकेशन के साथ ये छिपकर कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और ये फिर कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, ठीक है। इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। इंटरनेट से कोई फ्री गेम या ऐप डाउनलोड किया और उसके साथ ट्रोजन भी आ गया, ये एक तरीके से वायरस ही है और कंप्यूटर को प्रभावित करता है, ठीक। फिशिंग। फिशिंग क्या है? ये सब शब्दावली डायरेक्ट पूछी जाती हैं स्टेटमेंट देके, ठीक है। फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब है कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में कोई नकली ईमेल, मैसेज या संदेश भेजकर आपके मोबाइल से जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे पासवर्ड है, OTP है या आपका बैंक डिटेल है, वो चोरी करना फिशिंग कहलाता है, ठीक। यह एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें नकली ईमेल, SMS या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड, OTP या बैंक की जानकारी चुराई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास एक फर्जी संदेश आता है कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है और वहां पे एक लिंक दिया रहता है कि तत्काल इस लिंक पर क्लिक करें। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं आपका पैसा चोरी हो जाता है, ठीक। तो फिशिंग एक तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। इन शब्दों का वर्तमान में बहुत प्रयोग होता है और ये शब्द सीधे स्टेटमेंट में ही पूछे जाते हैं कि स्पाईवेयर क्या है या रैंसमवेयर क्या है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर का जो सिंपल सा मतलब होता है स्पाई, SPY, इसका मतलब होता है जासूस, ठीक है। तो स्पाईवेयर एक ऐसा विद्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि जासूसी करता है, यानी कि ये चुपके से आपके नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में प्रवेश कर जाता है और फिर जिस तरीके से जासूस जानकारी इकट्ठा करते हैं आपके बारे में,
उसी तरीके से ये आपके जो डिटेल्स हैं उनको धीरे धीरे करके ये चुराता है। ठीक है, स्पाई का अर्थ होता है जासूस। यह द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में छिपकर आपकी जानकारी चुराता है। चुराई जाने वाली जानकारी में पासवर्ड, बैंकिंग डेटा, निजी डेटा, फोटो वगैरह हो सकते हैं। ठीक, तो स्पाईवेयर के बारे में आप लोग जान गए कि स्पाईवेयर क्या है। अब रैंसमवेयर को समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है साइबर हमले जो हो रहे हैं वो रैंसमवेयर हमले हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रैंसमवेयर हमले में क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर नेटवर्क में रैंसमवेयर या वायरस भेजता है। ये वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर में एक तरीके से ताला लगा देता है, लॉक कर देता है, आपकी फाइलों को जो है लॉक कर देता है और फिर आपसे पैसे की मांग करता है वो व्यक्ति जिसने रैंसमवेयर हमला किया है। ठीक है, ये उसी प्रकार है कि आपके घर पे किसी जो है दबंग आदमी ने ताला लगा दिया हो। घर आपका है, ताला किसी दबंग आदमी ने लगा दिया और कह रहा है कि आपको आपके घर में प्रवेश तभी देंगे जबकि आप हमको कुछ पैसा दोगे। ठीक है, तो रैंसमवेयर एक तरीके से द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश कर सभी फाइलों को लॉक कर देता है और फिर उन्हें खोलने के लिए पैसे मांगता है। तो रैंसमवेयर याद रखिएगा कि ये एक तरीके से जो है आपके कंप्यूटर को, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लॉक कर देता है। अगर और चूंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो संगठन हैं उनके, तो उन्हें फिर पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये नष्ट कर देते हैं। अगला हम लोग इनका तुलनात्मक देख लेते हैं। वायरस में होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है। होस्ट फाइल का मतलब हो गया कि वायरस आपके कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम या फाइल के साथ ही जो है प्रवेश करता है, चिपक के आता है। ठीक, जबकि होस्ट फाइल की आवश्यकता यहां होती है इन तीनों में, वर्म, ट्रोजन और फिशिंग, इसमें होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती। फैलने का तरीका क्या है, फाइल से चिपक कर फैलता है। वर्म अपने आप नेटवर्क में फैलता है, जबकि ट्रोजन जो होता है जैसे ही आप कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हो उसके साथ ये चुपके से चला आता है। और जो फिशिंग है इसमें नकली लिंक या संदेश पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो फिर हमारे पासवर्ड और बाकी चीजें चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, वायरस में सामान्य फाइल के पीछे छिपना, ये सामान्य फाइल जो होती है, जो आपके कंप्यूटर में मान लीजिए किसी ने फाइल भेजा, उसके पीछे चिपक के वायरस चला आया। वर्म जो है नेटवर्क में प्रवेश करने के बाद स्वतः प्रवेश कर जाता है, फाइल की आवश्यकता नहीं होती और अपना डुप्लीकेट भी बनाता रहता है। ठीक है, और आपके कंप्यूटर को प्रभावित करता है। उपयोगी सॉफ्टवेयर बनकर धोखा देना, अगर ये स्टेटमेंट आए कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगी सॉफ्टवेयर बनकर धोखा देता है, तो इसमें आपका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक, पासवर्ड, ओटीपी, बैंक विवरण आदि चुराया जाता है किस प्रक्रिया में, तो फिशिंग प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं हैकर और क्रैकर। यहां पे दो शब्द हैं, हैकर किसे कहते हैं सभी लोग जानते होंगे। तो हैकर का सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये पूरा जो नेटवर्क हमारा है उसमें कमी को ढूंढने वाला व्यक्ति, यानी कि हैकर का मेन काम होता है कि वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जहां भी त्रुटि है, जहां भी कमी है, जहां से भी सुरक्षा छेद हो सकता है, उसको ढूंढने का काम करता है हैकर। जबकि जो क्रैकर होता है, ठीक है, क्रैकर क्या करता है, ये न सिर्फ कमी को ढूंढता है बल्कि उस कमी को क्रैक करके, उसे तोड़कर, यानी कि एक तरीके से इसको चोर कह सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जो कमजोरी है उसको पता करके उसको तोड़ता है और आपके कंप्यूटर में अनधिकृत प्रवेश करके चोरी करेगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग
देख लेते हैं कि हैकर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है व्हाइट हैट हैकर और एक होता है ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर जो है इसे इथिकल हैकर भी कहा जाता है, याद रखिएगा पूछता है। व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर का मतलब हो गया कि ऐसा हैकर जो अनुमति, जैसे सरकार जो है हैकर के माध्यम से बहुत सारी जो है नेटवर्क संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो व्हाइट हैट हैकर जो है ये अनुमति के साथ किसी चीज को हैक करता है, ठीक है। जो व्यक्ति कंप्यूटर नेटवर्क या वेबसाइट की सुरक्षा जांचने के लिए उसकी कमजोरी खोजता है, यह सरकार या कंपनी की अनुमति से सुरक्षा की जांच करता है। तो इसे कहते हैं व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर या नैतिक हैकर, क्योंकि ये अनुमति लेके सुरक्षा की जांच कर रहा है, ठीक है। जबकि ब्लैक हैट हैकर जो होता है यह बुरा हैकर होता है जो बिना अनुमति के सुरक्षा की कमजोरी खोजकर चोरी या नुकसान करता है, ठीक है। क्रैकर जो होता है ये मैंने बताया कि जो व्यक्ति कंप्यूटर नेटवर्क या सॉफ्टवेयर की सुरक्षा तोड़कर सीधे अपराध या चोरी करता है, यानी कि ये आपसे पूछता नहीं है, आपके घर में ताला लगा है ये सीधे ताला को तोड़ के घुस जाता है, ठीक है। तो इसे क्रैकर कहते हैं। तो ये शब्दावली याद रखिएगा। हैकर क्या होते हैं, व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर किसे कहते हैं पूछ देगा। तो व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, ये बिना अनुमति के जो है सुरक्षा की कमजोरी खोजकर प्रवेश करता है, ठीक। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि रक्षा तंत्र, ये हमने अभी देखे कि कंप्यूटर को नुकसान जो पहुंचाते हैं, चाहे वायरस हो, वर्म हो, रैंसमवेयर हो, मालवेयर हो, स्पाईवेयर हो, इनको मैंने देखा। अब हम देखेंगे इनसे सुरक्षा के लिए भी एक तंत्र जो है हमारे नेटवर्क में या कंप्यूटर में रहता है। उस तंत्र के बारे में जो पूछता है क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है फायरवॉल। तो फायरवॉल आपसे पूछ दे क्या होता है, तो फायरवॉल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा दीवार होता है जहां पे आपके जितने भी डेटा आने जाने वाले हैं इनकी जांच होती है, ठीक है। यानी कि इस गेट से प्रवेश करने वाले प्रत्येक डेटा की जांच करके ही उस डेटा को आपके कंप्यूटर पे, आपके नेटवर्क पे भेजा जाता है। तो फायरवॉल क्या करता है, एक तरीके से डेटा की सुरक्षा करता है। नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा की सूक्ष्म जांच करना और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से बचाना इसका मुख्य काम है। ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपने सोसाइटी के पे देखा होगा कि सुरक्षा गार्ड लगाया जाता है और वो सुरक्षा गार्ड हर आने जाने वाले पर नजर रखता है और जो है नजर रखने के साथ साथ सुरक्षा गार्ड उनकी जांच भी करता है। तो ये एक तरीके से फायरवॉल सुरक्षा वाल्व का काम करता है, ठीक है, सुरक्षा गार्ड का काम करता है। तो फायरवॉल हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एंटीवायरस। ये एक तरीके से हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट था, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था। तो ये एक तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में वायरस को खोजकर उन्हें हटाने वाला सुरक्षा सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही पड़ा रहता है। एक तरीके से हम लोग अपने शरीर के WBC से इसकी तुलना कर सकते हैं कि हमारे शरीर में जैसे ही कोई वायरस, कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो सबसे पहले हमारा सुरक्षा तंत्र जो है उससे लड़ने का प्रयास करता है। जब लड़ नहीं पाता है तब हम लोगों को दवा लेनी पड़ती है। उसी तरीके से जब भी कोई वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो एंटीवायरस जो है उस वायरस को ढूंढकर समाप्त करने का काम करता है, ठीक। कंप्यूटर में वायरस को खोजकर उन्हें हटाने वाला सॉफ्टवेयर। रक्षा तंत्र में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब हो गया सीधे से कि हम लोग जो भी डेटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं उनको
साधारण भाषा को गुप्त भाषा में बदलकर यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज देते हैं, जिससे कि बीच में कोई व्यक्ति हमारी सूचना को पढ़ न सके। हमने साधारण भाषा में कोई सूचना थी उसको गुप्त भाषा में बदल के भेज दिया। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा है तो हमने हेलो को इस भाषा में कर दिया। अब बीच में ये जो गुप्त भाषा है, अगर कोई क्रैक करना चाहे कि इस भाषा को पढ़ ले तो नहीं पढ़ पाएगा। ये भाषा सीधे यहां पर पहुंच के डिक्रिप्ट हो जाती है, यानी गुप्त भाषा को पुनः जो है सामान्य भाषा में बदल दिया जाता है। यानी सूचना जहां से चली थी उसको पता है क्या है, और जहां पे पहुंचनी है उसको पता होगा क्या है। बीच में कोई एन्क्रिप्टेड सूचना को पढ़ नहीं पाता। ठीक, तो एन्क्रिप्शन एक तरीके से हमारे डेटा या सूचना को सुरक्षित रखने की तकनीक है। ठीक, ये भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है ताकि साइबर हमले ना हो। ठीक है, अब एन्क्रिप्शन जो है, एन्क्रिप्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन यानी कि ऑथेंटिकेशन का मतलब ही होता है पहचान। तो उपयोगकर्ताओं की पहचान की सटीक जांच करने वाला। ठीक है, जैसे अगर मैं मोबाइल अपना यूज करता हूं तो उसमें मैं पासवर्ड लगाता हूं या आप भी पासवर्ड लगाते हैं, इसके अलावा कोई फिंगरप्रिंट लगाता है, कोई फेस लॉक लगाता है, तो वही ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का मुख्य काम ही यही है कि असली उपयोगकर्ता की पहचान करना। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि करना और कंप्यूटर या मोबाइल या नेटवर्क की सुरक्षा को बढ़ाना। इसमें मेनली देखिए पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड एक तरीके से कंप्यूटर में अनधिकृत अधिगमन को रोकता है। यह स्थायी होता है और इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। सिंपल सा समझिए कि कंप्यूटर में आप कोई ऐप चलाते हैं तो उस पर पासवर्ड लगा के रखते हैं। जैसे कोई आपकी बैंकिंग ऐप है, यूपीआई चलाते हैं तो उसमें 4 अंक 6 अंक का जो हम लोग पासवर्ड बनाते हैं, तो वो पासवर्ड अगर हमारा मोबाइल कोई प्राप्त भी कर ले, अगर उसको पासवर्ड नहीं पता है तो वो खोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड एक तरीके से हमारे डेटा की सुरक्षा करता है। ठीक, तो पासवर्ड को याद रखिएगा, ये स्थायी होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में अनधिकृत अधिगमन को रोकता है और ये ऑथेंटिकेशन का ही भाग है। ठीक है, यानी कि पहचान को सुनिश्चित करने का भाग ही पासवर्ड है। ओटीपी, इसका फुल फॉर्म पूछता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा वन टाइम पासवर्ड। नाम से ही पता चल रहा है ओटीपी के कि ऐसा पासवर्ड जो एक बार ही उपयोग किया जा सके, वन टाइम। ठीक है, यानी कि ये पासवर्ड आप लोग देखते होंगे, यह एक अस्थायी पासवर्ड होता है, इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। ओटीपी जब भी आता है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो 2 से 5 मिनट 10 मिनट इतने तक ही वैलिड रहता है। और ओटीपी के माध्यम से जो है एक तरीके से हमारा जो नेटवर्क है वो हमारी पहचान करता है कि सही व्यक्ति के मोबाइल पे ओटीपी गया है कि नहीं। ठीक, बायोमेट्रिक प्रणाली में हम लोग फिंगरप्रिंट और फेस जो है ऑथेंटिकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक पहचान से एक तरीके से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को सुरक्षित रखता है, हमारे नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। तो यहां से ये शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा इनके मतलब क्या है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यानी कि जो पहचान हमने अभी पढ़ा कि पासवर्ड, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन है, एक तरीके से सुरक्षा तंत्र है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज पूछता है कि सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण होता है पासवर्ड। आप इसको ऐसे समझिए, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई ऐप, जैसे आपने जीमेल बनाया, अब आपको जीमेल खोलना है, आपने सीधे अपना पासवर्ड डाला और जीमेल खुल गया, आप उपयोग करने लगी।
तो ये क्या हुआ, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी कि इसमें एक ही जगह पे पहचान के लिए पासवर्ड डालना पड़ा और फिर हम सेवा का उपयोग करने लगे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण कौन है, अगर ये आपसे पूछ दे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण ओटीपी होता है। ठीक, इसमें पासवर्ड और ओटीपी दोनों का उपयोग होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप जैसे कि बैंकिंग लेन देन करते हैं, आपका मान लीजिए यूनो चलाते हैं, ईज यूनियन बैंक का जो ऐप है चलाते हैं, आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको इसमें अपना पासवर्ड तो डालना ही होगा, लेकिन आप ही पैसा भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, इसकी जांच के लिए बैंक द्वारा ओटीपी भी भेजी जाती है। जब आप ओटीपी डालते हैं तब जाके आपका पैसा ट्रांसफर होता है। तो जहां पे पासवर्ड और ओटीपी दोनों का प्रयोग हो वहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड, ओटीपी और फिंगरप्रिंट यानी कि 2 स्टेप से ज्यादा अगर जांच प्रक्रिया चल रही है तो उसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, यानी आपकी पहचान के लिए तो ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। कौन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जबकि सबसे कम सुरक्षित सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहां से यही पूछता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित क्या होता है, तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो पासवर्ड है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल पासवर्ड प्लस ओटीपी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो पासवर्ड प्लस ओटीपी प्लस फिंगरप्रिंट, और सबसे ज्यादा सुरक्षित मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग भारत में जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, अब उसको देख लेते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सीधे सीधे हम लोग देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहा जाता है। और अभी तक हमारे देश में साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कानून है उनका आधार आईटी एक्ट 2000 ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये डेट पूछा जाता है कि आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लाया गया, तो 2000 आपको याद रखना है। ये 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी हुआ। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कानूनी मान्यता देना, डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देना, साइबर अपराधों से निपटना एवं दंड तय करना, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2000 याद रखिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम लोग एक देखते हैं कि सर्ट इन संस्था की स्थापना कब हुई, ये पूछता है। सर्ट इन का फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो सर्ट इन का नाम आपसे फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक, ये क्या है, तो 2004 में, अभी हमने देखा आईटी एक्ट 2000 आया, आईटी एक्ट को सही ढंग से जो है चल रहा है कि नहीं, सर्ट इन की स्थापना की गई। ये हमारे देश में साइबर हमले हो रहे हैं उनकी जांच करने के लिए, साइबर हमले ना हो उसका उपाय करने के लिए और सुझाव देने के लिए, एडवाइजरी जारी करने के लिए बनाई गई संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना 2004 में हुई। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 70B इसका कानूनी आधार है, यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 70B में सर्ट इन जैसी संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक, तो यहां से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर्ट इन के बारे में। इसका भी प्रमुख कार्य या उद्देश्य देख लेते हैं, साइबर हमलों की निरंतर निगरानी करना, सुरक्षा कमजोरियों की जानकारी देना, साइबर खतरों पर चेतावनी और एडवाइजरी जारी करना, साइबर घटनाओं का त्वरित और समन्वित समाधान करना। तो सर्ट इन को याद रखिएगा, 2004 में बना और इसके काम क्या हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। डायरेक्ट ये पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लाई गई, तो 2013 में लाई गई। ये
एक्ट नहीं है, अधिनियम नहीं है, ये पॉलिसी है, ये नीति है। इसके तहत एक तरीके से एक प्रोफार्मा बनाया गया कि भारत में साइबर सुरक्षा को लेके क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या उद्देश्य है इसका? एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना। जो साइबर स्पेस अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको किस प्रकार सुरक्षित बनाया जाए, इस नीति में प्रावधान किया गया है। देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना और सुरक्षा के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना, यानी कि जितने जागरूक मानव संसाधन होंगे उतने ही हमारे साइबर स्पेस की सुरक्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक है NCIIPC। ठीक है, ये क्या है? तो NCIIPC का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, नाम से ही है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये संस्था जो है NCIIPC, इसको बनाया गया था देश के जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या बहुत महत्वपूर्ण संगठन या संस्थाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर हमलों से। ठीक है, इसे IT एक्ट 2000 की धारा 70A के तहत विकसित किया गया था। देश की महत्वपूर्ण सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है, जैसे बिजली, बैंक, रेलवे, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र। ठीक, तो आज हम लोगों का साइबर सुरक्षा कंप्लीट हुआ। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी शब्दावली, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जब PYQ कराऊंगा तो ये वायरस, रैंसमवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, इनसे कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीजें अगर आप यहां से ये पूरी क्लास 1 से 2 बार पढ़ ले जाते हैं तो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड अब तक जो भी प्रश्न आए हैं वो भी आपको तैयार हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो इसको जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग जो है कंप्यूटर का लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो भी चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं, अब उनके PYQ और MCQ फॉर्म में 2-4 वीडियो में हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे क्या होगा कि आपको वीडियो सुन के नोट्स बनाना और बाकी चीज़ों में बहुत आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।